डियर स्टूडेंट्स, पिछले कल की क्लास में हमने पढ़ा था उत्पादन के साधनों की विशेषताएं, जिसमें उत्पादन के दो साधनों की विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। एक भूमि और दूसरा जो है वो हमने पढ़ा था श्रम। ठीक है, तो भूमि की विशेषताओं में हमने अध्ययन किया था कि भूमि जो है वो किस तरह है, श्रम का जो है भूमि जो है प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार होता है। भूमि में कृपणता या कंजूसी का गुण होता है। तीसरी पढ़ी थी भूमि की जो है उर्वरक क्षमता अलग अलग होती है और भूमि का जो पारिश्रमिक है वो लगान होता है। फिर बात कर रहे थे हम पूंजी की, तो पूंजी की मैं श्रम का पढ़ा था। श्रम का अर्थ होता है धन या मुद्रा के बदले किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक कार्य, ये हो गई श्रम की परिभाषा। ठीक है, यानी मुद्रा लेकर के, धन के बदले कोई काम करना है, शारीरिक कार्य है, मानसिक कार्य है, वो सब जो है इसके अंतर्गत आता है। फिर हमने दूसरे पढ़ा था श्रम उत्पादन के अन्य साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय करता है। श्रम खुद सक्रिय साधन है और उत्पादन के अन्य साधनों को वो सक्रिय करता है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था कि श्रम जो है वो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, पूरी हो गई इसकी विशेषताएं। कितनी विशेषताएं हमने पढ़ी थी? 3 विशेषताएं हमने पढ़ी थी। ठीक है, श्रम उपभोक्ता और उत्पादक दोनों होता है और श्रम की जो पारिश्रमिक है वो मजदूरी होती है। अब तीसरे साधन को हम पढ़ते हैं पूंजी। उत्पादन का जो तीसरा साधन है पूंजी, इसको बोलते हैं कैपिटल। देखिए, संकुचित अर्थ में इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो संकुचित अर्थ में हम कहें तो पूंजी का मतलब होता है केवल वो राशि जिससे कोई वस्तु खरीदी जा सकती है। ठीक है, पूंजी का अर्थ केवल, अगर संकुचित अर्थ में देखें तो केवल जो नगद मुद्रा होती है या जो नगद साधन जो होता है, नगद मुद्रा कह सकते हैं, उसको पूंजी के रूप में रखा जाता है। ठीक है, नगद मुद्रा का मतलब केस में जो भी पैसा है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो जो उत्पादन के में खर्च किया जाता है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कोई भी नया उत्पादन कार्य करने के लिए खर्च किया जाता है, कच्चा माल खरीदना या जो भी, तो वो नगद मुद्रा। संकुचित अर्थ में पूंजी का अर्थ होता है नगद मुद्रा। ठीक है, और व्यापक अर्थ में अगर देखें इसको, तो व्यापक अर्थ में नगद मुद्रा के साथ साथ, नगद मुद्रा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो भी मशीनें हैं, उत्पादन करने के काम में लिए गई मशीनें हैं, जितने भी औजार हैं, यंत्र हैं, ठीक है, वो सब जो है किस में आता है? पूंजी के अंदर आता है। मुद्रा के साथ साथ जैसे उत्पादन करने के लिए एक मशीन खरीदी, ठीक है, जैसे किसान के पास ट्रैक्टर है, मशीन थ्रेसर है या और भी जो, तो वो सब जितने भी यंत्र हैं और जितनी मशीनें हैं, मुद्रा के साथ साथ जितना पैसा केस में लगा हुआ है और जितना पैसा मशीनों और यंत्रों में लगा हुआ है, उन सबको सामूहिक रूप से जो है व्यापक अर्थ में पूंजी कहते हैं। ठीक है, संकुचित अर्थ में तो केवल जो केस मनी है, जो केस में लगाया गया पैसा है उत्पादन कार्य करने के लिए, वो पूंजी कहलाएगी। लेकिन व्यापक अर्थ में पूंजी का अर्थ होता है नगद मुद्रा के साथ साथ जितनी भी मशीनें और यंत्र है उत्पादन करने के लिए, वो सब इसमें आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि संकुचित अर्थ में पूंजी का अर्थ क्या होता है? केवल नगद वित्त से होता है या नगद मुद्रा से होता है, जबकि व्यापक अर्थ में वे सभी प्रकार की मशीनें और यंत्र जो उत्पादन में काम में लिए जाते हैं, जो उत्पादन करने के लिए काम में लिए जाते हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे। उत्पादन करने के लिए मशीनें भी आती है, यंत्र भी आते हैं, औजार भी आते हैं और नगद मुद्रा, उन सबको सामूहिक रूप से जो है पूंजी कहते हैं। तो ये तो हो गई पूंजी की परिभाषा। फिर पूंजी की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, तो पूंजी की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। पूंजी उत्पादन का एक कैसा साधन है? निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय को कह सकते हैं, पूंजी अपने आप कुछ नहीं करती। पूंजी को लगाता कौन है? उसका मालिक लगाता है। भाई अगर 2 लाख रुपए पड़े तो 2 लाख अपने आप ही प्रोडक्शन थोड़ी कर सकते हैं, उसको काम में लेता है कौन? प्रबंधक काम में लेगा। भाई 2 लाख से क्या क्या खरीदना है, कच्चा माल कितना खरीदना है, मशीन कितनी खरीदनी है, औजार कितने खरीदने हैं। तो पूंजी, इसलिए पूंजी को उत्पादन का क्या कहा जाता है? निष्क्रिय साधन। निष्क्रिय क्योंकि अपने आप ही वो कुछ नहीं करती। ठीक है, मशीनें अपने आप नहीं चलती, रुपया पैसा अपने आप ही उत्पादन नहीं कर पाता, तो उसको
सक्रिय जो साधन है यानी कौन सा, श्रम, वो उसको प्रयोग करता है, प्रबंधक उसको प्रयोग करता है, तब वो उत्पादन में भाग ले सकती है, उत्पादन कर सकती है। तो पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है, निष्क्रिय साधन है। नंबर 2, पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज होता है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है, ब्याज, इंटरेस्ट। तो पूंजी अगर किसी से पूंजी ली जाती है या पूंजी उधार दी जाती है तो इसके बदले पूंजी को क्या मिलेगा, ब्याज। ठीक है, अगर आप 2 लाख रुपए लेकर के कहीं से लेकर के और उत्पादन कार्य करें तो इसके बदले हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो पूंजी का पारिश्रमिक जो है वो क्या होता है, ब्याज होता है। यानी ब्याज के रूप में जो है पूंजी अगर कोई काम लेता है या दूसरे को उधार देता है तो इसके बदले उधार देने वाले को ब्याज प्राप्त होता है। नंबर 3, पूंजी का पारिश्रमिक जो है ब्याज होता है। तीसरी बात हो गई, पूंजी का स्थानांतरण संभव है। ठीक है, पूंजी खुद तो निष्क्रिय, लेकिन पूंजी का स्थानांतरण किया जा सकता है, स्थानापन्न पूंजी की जा सकती है कि पूंजी को जो हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, कि भाई 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आप क्या कर सकते हो, कैश में लगा दो, या 2 लाख रुपए एक जगह से दूसरी जगह, जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से महाराष्ट्र, मुंबई से चेन्नई, कहीं भी जो है पूंजी को क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी इसमें जो गतिशीलता है वो सबसे ज़्यादा होती है। स्थानांतरण का मतलब क्या होगा, पूंजी में गतिशीलता जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। कि कहीं भी आप, वर्तमान में तो आपको पता है ऑनलाइन बैंकिंग होती है, यहाँ से 2 लाख डलाए और भारत के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में आप निकाल सकते हो, है ना। श्रम गतिशील तो है लेकिन इतना गतिशील नहीं है, कितना, पूंजी की तरह। पूंजी को आप उत्पादन क्रिया में किसी भी जगह भाग ले कर काम में ले सकते हो। भाई सीमेंट उद्योग में ले लो, स्टील फैक्ट्री में ले लो, और किसी में काम में ले सकते हो पूंजी को। ठीक है, तो पूंजी जो है वो कैसा साधन है, गतिशील सा। पूंजी की गतिशीलता, हालांकि श्रम भी एक गतिशील साधन है। श्रमिक भी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नौकरी कर सकता है। गतिशील तो है, लेकिन गतिशीलता श्रम और पूंजी की बजाय ज़्यादा गतिशीलता किस में होती है, पूंजी में होती है। ठीक है, तो ये हो गया उत्पादन का तीसरा साधन, पूंजी। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं इसकी होती है। अब हम उत्पादन के चौथे साधन की चर्चा करेंगे। चौथा जो साधन है वो है प्रबंध या तकनीक। प्रबंध कह दो या तकनीक कह दो, यानी किस तकनीक से प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इसको कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी आ गया या मैनेजमेंट आ गया, ये सब इसमें साधन में आ जाते हैं। तो प्रबंध, इसकी जो विशेषता है, पहले हम कहते हैं कि कौन होता है प्रबंधक, कौन होगा। प्रबंध का मतलब क्या हो गया कि उत्पादन के जो बाकी साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, इन सबको क्या करता है, मैनेज करता है कि कितनी पूंजी चाहिए, कितना श्रम चाहिए, कितनी जमीन लेनी चाहिए। तो इन सबको मैनेज करने वाला, इन सबको व्यवस्थित करने वाला जो है साधन, उत्पादन का साधन क्या कहलाएगा, प्रबंधक। ठीक है, तो प्रबंधक तकनीक की सहायता से, तकनीक भी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि भाई किस तकनीक से उत्पादन करें हम। ठीक है, पूंजी कितनी रखें, श्रम कितना रखें। तो वो तकनीक या प्रबंध जो है उत्पादन का वह साधन होता है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, उत्पादन का संगठन किया जाता है। संगठन करने का मतलब सबको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, जिस तरह एक मकान खड़ा होता है तो मकान के लिए क्या होता है, पत्थर कितना चाहिए, चूना कितना चाहिए, मिट्टी कितनी चाहिए, सीमेंट कितनी चाहिए, वो एक दिमाग में, कारीगर के दिमाग में होता है ना। उसी तरह एक प्रबंधक के दिमाग में होता है कि भाई इतना मीटर माल, इतने कपड़ा बनाना है, या इतना मीटर माल बनाना है, या इतना माल बनाना है, तो उसके लिए पूंजी कितनी चाहिए, श्रम कितना चाहिए। ठीक है, माल को कम ज़्यादा बढ़ाया कैसे जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है। तो ये सब प्रबंधक पर निर्भर करता है। उसका दिमाग होता है, उसके वो उत्पादन के अन्य साधनों को क्या कर सकता है, संगठित कर सकता है, उत्पादन करता है। ठीक है,
तो इसकी पहली जो विशेषता है प्रबंध की वो है प्रबंध व तकनीक। प्रबंधक, प्रबंध करने वाला प्रबंधक, प्रबंधक व तकनीक उत्पादन का वह साधन है, उत्पादन का वह साधन है जिसकी सहायता से उत्पादन, जिसकी सहायता से उत्पादन का संगठन किया जाता है। किसका संगठन किया जाता है? उत्पादन का संगठन किया जाता है। ठीक है, प्रबंध कह दो या तकनीक कह दो, ये उत्पादन का बाकी तीन साधनों की तरह एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से प्रबंधक क्या करता है? उत्पादन का संगठन करता है। उत्पादन का संगठन का मतलब क्या हो गया कि कितनी पूंजी चाहिए, कितनी इकाइयां पूंजी की चाहिए, कितनी इकाइयां श्रम की चाहिए, कितनी भूमि चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को संगठित करके और उत्पादन करता है वो। जैसे हमने पढ़ा ना, एक एक पूंजी, एक इकाई श्रम, एक इकाई पूंजी मिलकर के कितना उत्पादन करती, तो कितनी इकाइयां श्रम की चाहिए, कितनी इकाइयां पूंजी की चाहिए, कौन सी तकनीक से उत्पादन करना है, ये सब प्रबंधक तय करता है। ठीक है, तो ये उत्पादन का क्या करता है? संगठन करता है, निर्णय लेता है कि कितनी उत्पादन के अन्य साधनों की कितनी इकाइयों की आवश्यकता है, इस चीज का वो संगठन प्रबंधक करता है। नंबर 2, यह उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बाकी साधनों की बजाय उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? बाकी भी महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? क्योंकि वही तय करता है, एक पूंजी अपने आप काम नहीं करेगी, कितने श्रमिक लगाने, कितने मजदूर लगाने, ये सब कौन तय करता है? प्रबंधक। तो इसके अगर उसने अच्छा डिसीजन लिया तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और उसके एक डिसीजन की वजह से प्रोडक्शन घट सकता है, चाहे पूंजी कितनी लगाओ, चाहे श्रम कितने लगाओ। लेकिन प्रबंधक ने जो डिसीजन अगर गलत लिया, कहते हैं ना कि किसी को घाटा हो गया था, बिजनेस में घाटा होने का एक कारण ये भी है कि उसका जो प्रबंधक जो है, जो उसको किस तरह उसको साधनों को प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो एक कुशल प्रबंधक क्या कर सकता है? एक फर्म को, छोटी सी फर्म को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और अगर प्रबंधक कुशल नहीं है, अकुशल है, तो क्या होगा? आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, प्रबंधक मैनेजमेंट के पूरा एक बुक्स आती है। तो प्रबंधक क्या करता है? ये सबसे अन्य साधनों की बजाय अधिक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि पूंजी स्वयं कुछ नहीं करती, श्रमिक को साधन दिशा दिखानी पड़ती है। ठीक है, भूमि को उपयोग में लाना पड़ता है, किस तरह उपयोग में लाए, तो ये सब काम प्रबंधक करता है। इसलिए यह उत्पादन का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसकी किसकी आवश्यकता होती है? जिसके लिए विशेषज्ञता, विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो एक प्रबंधक अगर विशेषज्ञ नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो भले ही कितना ही बाकी साधनों को कितना ही प्रयोग किया जाए, प्रोडक्शन नहीं होगा, उतना उत्पादन नहीं होगा जितनी आशा की जाती है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि एक गलत डिसीजन से क्या होता है, कंपनी लॉस में चली जाती है। तो ये सब मैनेजमेंट का काम है, ये सब प्रबंधक का काम है, ये सब तकनीक का काम है। ठीक है, तो ये अन्य साधनों की बजाय सबसे महत्वपूर्ण साधन में गिना जाता है, जिसकी जो है एक्सपर्ट होने की आवश्यकता हर कोई प्रबंधक नहीं बन सकता, नहीं तो वो कंपनी को घाटे में ले जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। नंबर 3, यह उत्पादक का कैसा साधन है? सक्रिय है या निष्क्रिय है? यह उत्पादन का सक्रिय साधन है। कैसा साधन है? सक्रिय साधन। ये सब एक्टिव रहेगा तो काम होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन सा होता है? पूंजी। उत्पादन का निष्क्रिय साधन पूंजी है, भूमि है, ये सब कौन सा है? साधन है निष्क्रिय। जबकि सक्रिय साधन कौन है? श्रम और प्रबंध, ये उत्पादन के सक्रिय साधन है। ये एक्टिव रहेंगे तो काम होगा। ठीक है, तो उत्पादन का सक्रिय साधन है, ये इसकी तीसरी विशेषता है।
चौथा, प्रबंधक ये निर्णय लेता है, प्रबंधक यह निर्णय लेता है कि किस तकनीक से उत्पादन किया जाए, किस तकनीक से उत्पादन किया जाना चाहिए, उत्पादन किया जाए। ठीक है भाई, ये प्रबंधक का एक काम है। आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, आपने पढ़ा था उत्पादन की कितनी तकनीकें होती है, 2 तकनीक होती है, एक श्रम गहन और दूसरी पूंजी गहन। उत्पादन की 2 तकनीकें होती है ना, श्रम गहन और पूंजी गहन। श्रम गहन का मतलब श्रमिकों की संख्या अधिक होती है और पूंजी की कम, जबकि पूंजी गहन यानी मशीनों की कम। जबकि पूंजी गहन में क्या होता है, श्रमिक कम होते हैं और मशीनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो भाई आपने बताया कि जैसे 10 श्रमिक मिलकर के और एक 10 मीटर कपड़ा बनाते हैं और एक मशीन मिलकर के 10 मीटर कपड़ा बना देती है, तो 9 श्रमिकों के मशीन चलाने के लिए 1 श्रमिक चाहिए, है ना। तो 9 श्रमिकों को बाहर निकाल, यानी तो अगर श्रम का प्रयोग अधिक कर रहे हो तो ये तकनीक कौन सी होगी, और मशीन का प्रयोग अधिक कर रहे हो, श्रमिकों को बाहर निकाल रहे हो कि उसकी जगह मशीन खरीद ली, तो ये तकनीक कौन सी होगी, पूंजी गहन। तो पूंजी यानी मशीनों की संख्या अधिक है या श्रमिकों की संख्या अधिक है, इसके आधार पर उत्पादन की 2 तकनीक होती है। और प्रबंधक का काम यही है, वो यही निर्णय लेता है कि कौन सी तकनीक से उत्पादन किया जाए, पूंजी का प्रयोग अधिक करें या श्रम का अधिक प्रयोग करें, कितनी मात्रा में उनका प्रयोग करें। ठीक है, तो ये सारे निर्णय प्रबंधक लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंधक जो है प्रबंध उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है और वह सक्रिय साधन है और वही निर्णय लेता है कि कौन सी तकनीक से उत्पादन किया जाए। ठीक है, नंबर 5, प्रबंध का पारिश्रमिक क्या होता है। प्रबंध को उत्पादन करने के बदले क्या पारिश्रमिक मिलता है, प्रबंध का पारिश्रमिक क्या होता है, वेतन होता है। ठीक है, मजदूरी और वेतन में फर्क क्या है, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी है, मजदूरी अनिश्चित होती है। मजदूरी और वेतन में फर्क क्या है, श्रम मजदूरी अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती है, जबकि वेतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर किसी दिन छुट्टी आ गई तो भी आपको वो तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, मजदूरी 1 घंटे 2 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 24 घंटे उसके आधार पर निर्धारित होती है, जबकि वेतन क्या होगा, मासिक भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है। ठीक है, तो श्रम का प्रबंध का पारिश्रमिक क्या होता है, वेतन होता है। तो ये हो गया आपके उत्पादन का चौथा साधन, कौन सा, प्रबंध या तकनीक। सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब आया 5वां और अंतिम जो साधन इसमें आपके साथ आ गया, वो है साहस। उत्पादन का 5वां साधन कौन सा, साहस। नाम से पता लग रहा है साहस कौन है, साहसी कौन है, जो जोखिम उठाता है, जो रिस्क लेता है, किसकी, रुपए की। कितना रुपया लगाना, तो रुपया उसका होता है, बाकी कोई नहीं। बाकी उत्पादन प्रबंधक करता है, लेकिन जिसको जो रिस्क उठाता है, जो पैसा लगाता है, वो उसको जो है उसका केवल पैसा होता है, उसकी केवल पूंजी होती है। ठीक है, तो साहस का जो है इसकी क्या विशेषता होती है, नंबर 1, साहसी उत्पादन के विभिन्न कार्यों में, उत्पादन के विभिन्न कार्यों में जोखिम व अनिश्चितता वहन करता है, रिस्क लेता है, जोखिम व अनिश्चितता वहन करता है। बाकी सब को साधन में जो है उत्पादन क्रिया में भाग लेने के बदले उसका पारिश्रमिक मिल जाएगा, लेकिन इसको मिले या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। श्रम इसको लाभ भी हो सकता है और हानि। तो जहाँ लाभ हानि की संभावना कम हो या लाभ हानि की जो हम कह सकते हैं अनिश्चितता हो, तो उसको हम रिस्क कहते हैं, जोखिम कहते हैं।
और साहसी वो रिस्क लेता है, ठीक है, उसको अनिश्चित जो है प्रतिफल मिल सकता है, मिले भी नहीं या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। बाकी साधनों को अपने अपना कार्य उत्पादन कार्य करने में कुछ ना कुछ मिलेगा और इसीलिए वो उत्पादन करता है, ठीक है, लेकिन ये कार्य करे इसमें उसको कुछ मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसके सबसे बड़ी रिस्क रहती है, जोखिम उसी का रहता है, क्योंकि पूंजी से वो अधिक लाभ पूंजी भी प्राप्त कर सकता है और पूंजी को उसको घाटा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको किस लिए मिलता है उसको, क्योंकि वो रोज जोखिम उठाता है, ठीक है, और रिस्क के बदले ही जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा जोखिम होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जितना जोखिम कम होगा उतना ही प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा जोखिम उठाएगा उतना ही लाभ की संख्या, लाभ जो है अधिक हो सकता है या लाभ की संभावना अधिक रह सकती है, ठीक है। तो साहसी का मुख्य कार्य क्या है, जोखिम उठाना, रिस्क उठाना। वो पैसा लगाता है उत्पादन करने में और उसे ये अनिश्चितता होती है कि भाई उसे कुछ प्रतिफल मिले या नहीं मिले, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है वो रिस्क उठाना होता है, जोखिम उठाना होता है। नंबर 2, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, इस पर जोखिम निर्भर करता है, इस पर जोखिम निर्भर करता है। निर्भर करता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसी है, इस पर रिस्क निर्भर करती है। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो जोखिम क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो जोखिम कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में, तो गवर्नमेंट चाहे जिस भाव से बेच सकती है वस्तु, चाहे जितना उत्पादन कर सकती है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें जोखिम की संभावना क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि पूंजीवादी में लाखों रुपए का लाभ भी हो सकता है और लाभ के लिए काम करता है, ठीक है। तो पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में जोखिम क्या होगा, रिस्क कम होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक रिस्क होती है। तो अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है कि जोखिम कैसा है, जोखिम कम होगा या ज़्यादा होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जोखिम कम होता है जबकि पूंजीवादी में अधिक होता है, ठीक है। नंबर 3, साहस्य का प्रतिफल क्या होगा, साहसी का प्रतिफल, प्रतिफल कह दो या पारिश्रमिक कह दो, क्या होगा, लाभ या हानि, लाभ ऑब्लिक हानि, क्योंकि हानि भी हो सकती है लाभ भी हो सकती है, जोखिम उठा रहे ना वो। तो पारिश्रमिक का प्रतिफल लाभ या हानि दोनों हो सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। उत्पादन के 5 साधन होते हैं, पहला भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा प्रबंध या तकनीक और 5वां साहस। तो साहसी को जो है, साहसी का प्रतिफल क्या होगा, पारिश्रमिक जो का वो मिलेगा, लाभ या हानि, ठीक है। तो ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं। अब इनमें से अगर हम 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड करें, कौन से, अगर आपको पूछा जाए श्रम उत्पादन के सक्रिय साधन कौन कौन से हैं, हाँ, तो उत्पादन के साधन जो कौन से, प्रबंध और श्रम, ये उत्पादन के सक्रिय साधन। जबकि निष्क्रिय पूछे तो निष्क्रिय साधन कौन सा है, भूमि और पूंजी, ये खुद कुछ नहीं करते, ठीक है। गतिशीलता की मात्रा संख्या देखें, अगर गतिशीलता में पूछें कि उत्पादन का गतिशील, सबसे गतिशील साधन कौन से है, तो गतिशील साधन को पूछें तो कौन से हैं, पूंजी सबसे ज़्यादा गतिशील है और श्रम, दोनों ही गतिशील है, भूमि गतिशील नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा गतिशील साधन पूछे तो कौन सा है, पूंजी, और उसके बाद श्रम, ठीक है। इसकी कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण साधन पूछे उत्पादन का, महत्वपूर्ण साधन होगा तो क्या पूछ लेके इसका प्रश्न बन सकते हैं,
सबसे महत्वपूर्ण साधन पूछे तो क्या होगा? प्रबंध। सबसे महत्वपूर्ण साधन पूछे तो किस में आएगा? हाँ, फिर तो ये कैटेगरी हो गई आपके, पूछे आपको कि भाई अल्पकाल में जो है स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का अंतर पूछे आपसे। स्थिर और परिवर्तनशील, ये अंतर केवल अल्पकाल में ही होता है। हाँ, तो स्थिर और परिवर्तनशील पूछें तो अल्पकाल में स्थिर साधन और परिवर्तनशील, ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। स्थिर साधन किसको, अल्पकाल में कौन से साधन स्थिर होते हैं? भूमि। भूमि कैसा साधन है अल्पकाल में? स्थिर। ठीक है। और परिवर्तनशील साधन कौन से हैं? पूंजी और श्रम। ठीक है। तो ये पांचों साधनों को हमने अलग अलग कैटेगरी में, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक नंबर के, पूछ लिया जाए कि उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है। उत्पादन के कोई दो सक्रिय साधन बताइए। तो सक्रिय साधन कौन से हैं? प्रबंध और श्रम। निष्क्रिय साधन कौन से हैं? भूमि और पूंजी। उत्पादन के सबसे गतिशील साधन कौन सा है? पूंजी और इसके अलावा श्रम। ठीक है। और बाकी सबसे अगतिशील या सबसे निष्क्रिय साधन या जो जड़ साधन है, भूमि। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण साधन पूछे उत्पादन का तो प्रबंध। ठीक है। स्थिर, अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधन कौन कौन से होते हैं? तो स्थिर साधन पूछा जाए तो अल्पकाल में भूमि जो है एक स्थिर साधन है। बाकी परिवर्तनशील साधन कौन से हैं? पूंजी और श्रम। तो ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पादन के पांचों साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पांचों में से अगर एक भी साधन नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा। भाई भूमि नहीं है तो भी उत्पादन नहीं होगा, पूंजी नहीं है तो भी उत्पादन। भूमि और पूंजी दोनों ही है लेकिन श्रम नहीं है, श्रमिक नहीं है आपके पास, तो उत्पादन संभव है क्या? श्रम और पूंजी है लेकिन जमीन नहीं है तो उत्पादन पॉसिबल है क्या? ठीक है। भूमि और श्रम दोनों है लेकिन पूंजी नहीं है तो भी उत्पादन संभव नहीं। प्रबंध नहीं है तो उत्पादन संभव नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार उत्पादन के पांचों साधन जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। ये पांचों साधनों का हमने अध्ययन कर लिया। अब उत्पादन की अगर साधनों की चर्चा करें तो ये एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे। पूछा जा सकता है कि भाई भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? लगान। इनका पारिश्रमिक क्या होगा? इधर साधन है और इधर इनका पारिश्रमिक है। साधन चाहे भूमि का पारिश्रमिक क्या है? लगान या किराया। इनके पारिश्रमिक भी याद रखना है आपको। ठीक है। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ब्याज। प्रबंध का पारिश्रमिक क्या है? वेतन। वेतन भी कह सकते हो, किराया ये हो गया इसका। और पांचवा कौन सा हो गया? साहस। साहस का पारिश्रमिक क्या है? लाभ या हानि। ठीक है। तो इन पांचों साधनों के से हमने एक विभिन्न कैटेगरी कर ली थी। तो उत्पादन के कुल 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और प्रबंध और साहस। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतनी चर्चा कर ली थी। उसके बाद उत्पादन के साधनों की 2 तकनीक होती है, इसको भी हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। उत्पादन की 2 तकनीकें। उत्पादन की 2 तकनीक। 2 तकनीक होती है, 2 तकनीक से उत्पादन किया जा सकता है। नंबर 1 श्रम गहन और दूसरा पूंजी गहन। श्रम गहन का मतलब क्या होगा? जिस उत्पादन की तकनीक में श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता हो। जिस उत्पादन तकनीक में श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता हो, श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे श्रम गहन तकनीक कहते हैं। ठीक है। तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? किन देशों में किया जाता है? जिन देशों में श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। भारत जैसे देश में जहां हजारों लोग बेरोजगार हैं, तो वहां पर इस तकनीक का प्रयोग, वहां पर पूंजी की बजाय
श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। ठीक है भाई, कारखाना ट्रैक्टर वाला, हमने खेती वाला उदाहरण ले सकते हैं कि अगर किसान फसल को काटने में या बोने में अगर श्रमिकों को ज़्यादा काम में लेता है तो श्रम गहन है। मशीनों को यानी ट्रैक्टर में अगर उनसे बुआई करे, फसलें काटने में उन मशीनों का प्रयोग अधिक करे तो वो पूंजी गहन है। ठीक है, दूसरी तकनीक होती है श्रम गहन, पूंजी गहन। पूंजी गहन का मतलब क्या हो गया? उत्पादन की जिस तकनीक में पूंजी अर्थात मशीनें की संख्या श्रम की तुलना में अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? पूंजी गहन तकनीक। सारा काम मशीनें करती है। एक आदमी है जो पूंजी चलाता है, एक श्रमिक एक है जो मशीनें चलाता है। ठीक है, बाकी सारी मशीनें हैं। ठीक है, फसल बोने से लेकर काटने तक हर काम मशीनें करती है, तो वो तकनीक कौन सी होगी? पूंजी गहन। ठीक है, तो उत्पादन की 2 तकनीकें होती है। उत्पादन के 5 साधन होते हैं और इन 5 साधनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, और ये उत्पादन 2 तकनीकों से कर सकता है प्रबंधक। कौन सी तकनीक? श्रम गहन यानी श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, पूंजी की कम। जबकि पूंजी गहन में क्या होगा? पूंजी की संख्या, पूंजी यानी मशीनें अधिक होगी और श्रम कम होगी। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं ये हो गया आपके उत्पादन के जो है साधन। कल हम चर्चा करेंगे उत्पादन की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।